हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 221 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 222 पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, भारत की काया पलट के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के कार्य एवं भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसे लिखा है 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की गई। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के कार्य इस प्रकार हैं: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके, विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना तथा उनकी निगरानी करना, अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें विकास का पर्याप्त लाभ न मिलता हो, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना। नीति आयोग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं: नीति आयोग को संवैधानिक निकाय होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर सरकार को उत्तरदायी एवं क्रियात्मक बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न मंत्रालयों के मध्य उपजने वाले संघर्ष के समाधान की आवश्यकता है। इसमें रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, न कि पहचान की। अतः राष्ट्रीय एकता व विकास हेतु नीति आयोग में परिवर्तन की आवश्यकता है। समकालीन परिस्थितियों का इशारा भी इसी ओर है। काफ़ी संक्षेप में लिखा है, अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन वही है कि कुछ बातों को आपको इसको पैसेज में करना है और कुछ को पॉइंट में करना है, ठीक है। और कुछ इसमें बातें एक्स्ट्रा और लिखनी है। खासतौर पर नीति आयोग के विजन को आपको बताना है। जो इनका विजन है 2030, इसको एसडीजी गोल से जोड़ना है। आपको ये बताना है कि कैसे ये विश्वविद्यालय के साथ में, शोध संस्थानों के साथ में, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में इंडिया के आइडिया को प्रमोट कर रहा है, कैसे ये बदलती परिस्थितियों में, बदलते अन्वेष में अपने आप को ढाल रहा है, कैसे ये सरकार के साथ सहकारी संघवाद तो आपने बता दिया, सेंट्रल और स्टेट के मध्य जो विवाद उपजते हैं उसमें एक सलाहकारी की भूमिका निभाता है, कैसे ये आगे चलकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उनके इंडिया के विज़न को फुलफिल करता है, कैसे ये नीति आयोग से अलग हो जाता है। इसमें तकनीकी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया है, समझ गए। तो आप इन चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। अब बात आती है कि इसको हम लिखें कैसे। अगर हम आप ही की भाषा में लिखने की अगर हम इसकी बात करें, खैर उसको हम बाद में बताते हैं। पहले ये बताते हैं आपको इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था। पहला तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 13 अगस्त 2014 जरूर उसमें डेट मेंशन करें। आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं कि पूर्व के योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की सरकार ने स्थापना की, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, जो कि विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करके उनकी निगरानी को सही रूप देने का प्रयत्न करता है। यह न केवल अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करता है, बल्कि समाज के हर एक वर्ग के लिए विकास का पर्याप्त लाभ मिल सके, इसके लिए नीतियों को क्रियान्वित करता है। यह ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए भी तंत्र का निर्माण करता है ताकि ग्रामोदय हो सके। किंतु हाल ही के दिनों में या हाल ही के वर्षों में कई सारी ऐसी चुनौतियां सामने देखने को मिली जो नीति आयोग की क्रियान्वयन प्रणाली को कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयत्न कर रही हैं। चाहे वो इसके गैर संवैधानिक निकाय होने की बात हो, या फिर इसकी संरचना को लेकर उठे हुए मुद्दे हों, या फिर प्रौद्योगिकी में सरकार की पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित न करा पाने की व्यवस्था हो, या फिर विभिन्न मंत्रालयों के मध्य उपजने वाले जो संघर्ष हैं उनका सही से समाधान
दे पाने की उसकी प्रणाली का यह क्रियान्वयन हो। इसके अलावा कई सारे ऐसे संरचनात्मक सुधार हैं जो कि इसकी पहचान को, इसकी प्रासंगिकता को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयत्न करते हैं या कहीं ना कहीं उसे आक्षेपित करने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? अब आपने इसकी कमियां बता दी, अब सजेशन बता दो। अतः सरकार को और उच्चतम न्यायालय को मिलकर इस पर एक तरीके से डिबेट करनी चाहिए और इसे संवैधानिक निकाय बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, ताकि विभिन्न मंत्रालयों के मध्य ये निष्पक्ष होकर कार्यप्रणाली कर सके और साथ ही केंद्र राज्य संबंध के स्वरूप को सही से क्रियान्वित कर सके। इससे न केवल कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में नीतियों का सही से क्रियान्वयन संपन्न हो सकेगा, बल्कि आगे चलकर भारत के निर्माण की या भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन को मजबूत कराने में भी ये सहायक की भूमिका निभा सकती है, जिस दिशा में इसका विजन 2030 का जो स्वप्न है वो भी साकार हो सकता है, तथा भारत वैश्विक स्तर पर एसडीजी गोल्स या पेरिस समिट में जो किए गए कमिटमेंट थे उनको भी फुलफिल कर सकता है और भारत नवोन्मेष के फील्ड में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जो कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध हो सकता है। आप ऐसे भी इसे लिख सकती हैं। मतलब आपने देखा कि हमने ना तो कहीं बिंदुओं को आपके छेड़ा, ठीक है, ना ही हमने इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज किया, आप ही के शब्दों को आप ही की भाषा में गढ़ दिया। समझ गए? तो मेरा ये मानना है, देखिए आप लोग जब एक बार उत्तर लिख लिया करें, ठीक है, देखो हम आपको क्यों 2 उत्तर देते हैं, हम चाहे तो आपको 20 उत्तर दें कि 20 प्रश्न लिखिए, तो वही बात है ना, 20 प्रश्न आप लिखना सीख लें एक दिन में, या फिर एक प्रश्न को ही इतनी गहराई से समझ जाएं लिखना कि ताकि उसके बाद आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं। तो आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त के बाद इस प्रश्न को लिख लिया, हमने माना कि आपने लिख लिया, लिखने के बाद मन ये करता है कि अब दोबारा ना लिखें और इसी को कॉपी करके या इसी को फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दें, ठीक है। तो ये लालच नहीं करना है। क्या करना है आपको, जब आप ये मान लें कि आपका आंसर 100% श्योर हो गया है, पूरा हमने लिख लिया है, तब बैठकर ये सोचें कि इसकी भाषा शैली को अंतःग्रंथित कैसे बनाएं। और जैसे मैंने अंतःग्रंथित बना दिया कि बिखरे हुए शब्दों को भी एक साथ जोड़ दिया और सारे शब्द शॉर्ट भी होते गए, ठीक है, और नए नए पॉइंट भी आते गए। समझ गई? जैसे आपने यहाँ पे ये गलतियाँ देखिए आपने फिर से की हैं। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि ये एरो यहाँ नहीं लगाना है, हमारी आदत होती है, हमें भी पता है, सबकी आदत है ये इन चीज़ों की, क्योंकि जो चीज़ आप पिछले 5 से 7 सालों में कर रहे हैं और जिस पे कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, तो वो आदत है, छूट जाएगी, टाइम लगेगा। बट मेरा यही मानना है कि आप ये सोच कर जब ये लगाती होंगी तो ये सोच लिया करें ना कि मास्टर की आंखों से तो ये दूर हो ही नहीं सकता। मतलब मेरी नज़र सबसे पहले गलत चीज़ों पर ही पड़ती है कि देखिए ये एरो, अच्छा आपने बड़ा छोटा छोटा लगाया है कि मास्टर को दिखे भी ना, है ना, तो ये चीज़ नहीं लगानी है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा, पॉइंट डालिए 1 2 3 4। क्यों डालिए ये आप तब समझ पाएंगी जब आप कलेक्टर बनकर लबासना में ट्रेनिंग कर रही होंगी और वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रही होंगी ना, तो वहाँ आपको याद आएगा कि अच्छा मास्टर ने यही चीज़ देखो बताई थी और आज हमें यहाँ पे यही काम आ रही है। समझ गए? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको लबासना ट्रेनिंग सेंटर में जितनी भी चीज़ें कराई जाती हैं या जितना वहाँ का सिलेबस होता है, वहाँ की जो बुकलेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पे प्रिपेयर करें। और उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप यूपीएससी आराम से क्लियर कर लेंगे। यूपीएससी इतना जटिल नहीं है। आप जब वहाँ लबासना ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको यही सिखाया जाएगा कि आप लोगों को यूपीएससी बड़ा भौकाल लगता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला भौकाली, ठीक है, लिखाने वाला भौकाली, चेक करने वाला उससे भी बड़ा भौकाली। मतलब क्या होता है कि वो लोग ऐसा प्रोपोगंडा बनाए हैं यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी लोग हैं कि बच्चा डरता है, आंसर लिखने से भी डरता है, चेक कराने से भी डरता है और कोचिंग संस्थान में पढ़ने से भी डरता है। वो डर आपको नहीं रखना है, आपको बिल्कुल निसंकोच होकर अपना उत्तर भेजना है, उसे देखना है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट गलत हैं और एक एक लाइन जहाँ पे चेक हो रही हो,
उसमें मज़ा आता है। अब आप देखिए कि हमने आपकी एक एक लाइन को यहाँ पे चेक किया और आपको बता दिया कि ये लाइन ऐसे लिखेंगी तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये लाइन ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बाकी अब देखिएगा हर जगह क्या होता है, लिख दिया, हाँ अच्छा लिखा है, ऐसे ही लिखते रहिए, प्रयास जारी रखिए। अरे भाई वो तो सबको पता है अच्छा लिखा है, अपनी तरफ से भी तो 5-6 सजेशन दे दो, वो उनके पास टाइम नहीं। और इसी से होता है कि अब बच्चों का आंसर राइटिंग नहीं इम्प्रूव हो पाता है, और जो ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं इन पर ना तो वो ध्यान देते हैं और ना हम ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसी सीरीज को आंसर राइटिंग को फिर से शुरू किया ताकि आप लोगों की ये गलतियां किसी भी तरीके से ना हो सके, खासतौर पर जो हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ या हमारे ग्रुप में जो आंसर राइटिंग भेजते हैं, वो अंत तक जब तक नंबर लिखना नहीं सीख जाएंगे तब तक हम टोकते रहेंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को सही कर सकती हैं। इसके अलावा आप जब लिखेंगी नीति आयोग के बारे में आगे यहाँ पे, तो ये योजना होता क्या है ना, जब हम ये लिख देते हैं डेट, तो एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा आप डेट क्यों याद रखे हो, आप विश्लेषण करके बताओ ना, और प्रश्न को समझ कर ही आप उत्तर लिखा करें। जैसे आपने चुनौतियां तो बता दी लेकिन समाधान आपने नहीं बताया कहीं पे। ठीक है, आप देख लीजिए खुद ही अपने उत्तर में कि आपने यहाँ पे चुनौतियां बता दी, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य उपजने वाले संघर्ष के समाधान की आवश्यकता है, इसको आप लास्ट में बताइए। समझ गए, नीति आयोग को संवैधानिक निकाय होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे समाधान को और चुनौतियों को एक साथ मिक्स कर दिया है। क्लियर, तो मिक्स नहीं करना है इनको। आप या तो एक काम ये कर सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं उनको एक डायग्राम बना दें, फ्लो चार्ट। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय होना, संरचना में दिक्कत, प्रौद्योगिकी को दिक्कत, मंत्रालयों के बीच इशू, और फिर आप ये चीज़ें बता दें तो भी आपका अच्छा हो सकता है। नहीं तो ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपने हेडिंग क्या डाली है, चुनौतियां, बताओ उसमें क्या रही हो, साथ में सुझाव, है ना। या तो फिर हेडिंग मत डालो, मतलब कोई भी एक काम ऐसा करो जिससे एग्जामिनर को लगे कि अच्छा हाँ हेडिंग अलग है, उत्तर अलग है, समाधान अलग है। और लास्ट में निष्कर्ष बहुत मजबूत रखा करो, इतना हल्का निष्कर्ष काम का नहीं होता। एग्जामिनर के मन में सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति खाना खाकर उठता है तो उसका मन करता है ना कि कुछ खाने को अच्छा और मिल जाए। ठीक है, तो वही बात है, जब वो आंसर अंत तक आए तो उसको ये लगे कि आपका जो निष्कर्ष है वो काफ़ी सार्थक है। और आजकल तो बढ़िया कोविड-19 चल रहा है, न्यू इंडिया का इशू चल रहा है, विजन 2030 चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहा है, इंडिया की IR पॉलिसी चल रहा है, कुछ में भी आप इसको शेयर कर सकती हैं, कोई भी लाइन यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। नेशनलिज्म का इस समय पूरे देश में भूत सवार है तो आप उसको भी कर सकती हैं। समझ गई, कुछ भी आप इसमें कर सकती हैं। केंद्र राज्य के बीच टसल है, उस लाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। कोविड-19 के पेंडेमिक पर इसकी सार्थकता और इसकी प्रासंगिकता वाली लाइन को भी मेंशन कर सकती हैं। समझ गए, तो इससे आपका उत्तर क्या होगा, काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। समझ गए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस उत्तर में हमें कौन कौन से बिंदुओं को ऐड करना है और किस तरीके से ये हमारा आंसर अच्छे से लिखा जा सकता है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।